A lot of people tell us also कि US market जाओ, ये करो वो करो. The fact today is that India is the biggest market for anything. हर कोई अपना एक आइडिया लेकर आता है, हर किसी को अपना स्टार्टअप करना है. जो ये वर्ड स्टार्टअप है ना, आज भी मैं बहुत सारे यंग फाउंडर से मिलता हूँ और उनके माइंड में होता है कि यार स्टार्टअप का मतलब है फंडिंग उठाओ, पैसा बनाओ और एग्जिट कर जाओ. बट कोई भी उसको रियल बिजनेस की तरह नहीं सोचता. फंडिंग रिलेटेड है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट? वो तो फाउंडर के बेसिस पे होती है कि क्या इस फाउंडर की कैपेबिलिटी भी है टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. गुज्जू माइंडसेट जो मारवाड़ी जो बिजनेस करते हैं वो बहुत सही बिजनेस करते हैं. एक्चुअल में बिजनेस का डीएनए तो वही होना चाहिए कि अगर आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो, आपको 2 रुपये उसमें बनने चाहिए, नहीं तो बिजनेस का फायदा नहीं है. आपके साथ जब 10 लोग काम करेंगे तो आपको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा. अगर आपको लगा आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, उस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. व्हेन इट कम्स टू हायरिंग, आपके लिए क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं और व्हाट आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स? आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि 2025 में अगर आपको स्टार्टअप करना है एंड यू डोंट हैव अ टीम, नो कैपिटल, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग, तो आप कैसे अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं. और अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर कहीं भी स्टक फील करता है तो किस तरीके से वो उससे बाहर निकल सकता है और अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है. हम इस एपिसोड में हायरिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे, फंडिंग प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे और वो सारी चीज़ें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में आती हैं जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस एपिसोड इज़ लाइक अ स्टार्टअप बाइबल फॉर यू. डू एंजॉय दिस एपिसोड. राहुल, आजकल जैसे हम देखते हैं कि हर कोई अपना एक आइडिया लेकर आता है, हर किसी को अपना स्टार्टअप करना है. बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं हम कि अरे ये मेरे पास 100 करोड़ का आइडिया है. बट डू यू थिंक कि अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, आपके पास ना टीम है, ना कैपिटल है, ना आपके पास कोई टेक बैकग्राउंड है, तो डू यू थिंक कि 2025 में हम ये आइडिया को और आगे जाके स्केल कर सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं? आई थिंक आपने 100 करोड़ बोला. जब हमने स्टार्टअप अपना जब आइडिया डिस्कस किया था, उस टाइम पे व्हाट्सएप की एक्विजिशन हुई थी एट सम $1 बिलियन. तो हमारा जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप बना था बिटवीन मी एंड माई नाउ को फाउंडर्स, उसका नाम था 1,08,000 करोड़. सो 100 करोड़ तो बहुत छोटा आप बोल रहे हो. सो हमारा उस टाइम पे भी आइडिया ये था कि यार, एंड आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था तब मार्केट में बहुत ज़्यादा फंडिंग और ये सब होता था. हर दूसरी कंपनी को उस टाइम पे फंडिंग मिल जाती थी. फ्लिपकार्ट का भी उस टाइम पे बहुत बड़ा फंड रेज हुआ था. बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि 2025 में हो या 2015 में हो, जैसे भी हो, कि जो आपका आइडिया है, इज इट एक्चुअली सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर द टाइम दैट यू आर लिविंग इन. 2015 में बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी सबकी. आप उस टाइम पे टैक्सी स्टैंड पे जाके बुक करते थे, तो ओला उबर पॉपुलर हो गया. आज के टाइम में वो एक नेसेसिटी है. इट्स नॉट अ लग्जरी कि आप ऐप से टैक्सी बुक कर रहे हो, राइट? सो आई थिंक टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है. 2025 में प्रोबेबली वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट AI नाउ. सब कुछ AI है, एवरीथिंग इज इन AI. सो विद द टाइम जो स्पेस है वो चेंज होती है. बट स्टार्टअप तो अभी भी बहुत सारे हो रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आई थिंक जस्ट दैट आइडिया सफिशिएंट नहीं है. आपको आइडिया के साथ साथ उसके अराउंड एक प्लान भी होना चाहिए. आई थिंक ये हमने एक बहुत अर्ली ऑन गलती करी थी कि हमने सोचा कि सिर्फ आइडिया होगा तो उस पर हम कंपनी बना लेंगे. बट जब कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुई तो समझ आया कि यार कंपनी में तो अकाउंटिंग भी एक होती है कोई चीज़, फाइनेंसेस भी होते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस भी हैं. देयर आर 10 थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो आइडिया के बेसिस पे कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. बहुत बारी ऐसा होता है प्रोडक्ट्स विच आर नॉट गुड बट कंपनी बहुत अच्छा सक्सेसफुल कंपनी बन जाती है बिकॉज द सेल्स स्ट्रैटेजी इज गुड और समथिंग एल्स इज गुड. तो आई थिंक देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि इस फॉर्मूला से चलोगे तो आप सक्सेसफुल होगे. हाउ द कंपनी केम टुगेदर, एंड थोड़ा बहुत मुझे रोडकास्ट के बारे में भी जानना है इन लेमैन लैंग्वेज की. क्या था, कैसे आइडिया आया, किसका आइडिया था? 2014-13 की बात है. व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय जॉब, मैं एक एड एजेंसी में काम करता था एज एन आर्ट डायरेक्टर. एंड उस टाइम पे मेरे को कुछ था कि अपनी एक ऐप बनानी है. मैं डिजिटल साइड पे था तो एप्स वैसा मैं कंपनीज के लिए बनाता था. बट अपने अंदर एक था कि यार एक अपनी भी ऐप बनानी है. कोई प्लान नहीं था कि बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है, बस अपनी एक ऐप बनानी थी. तो मैंने अपने जो मेरे अब को फाउंडर है उनको कॉल किया. ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर. तो उनसे बात करी. मैंने कहा यार एक कुछ मेरे को कुछ करना है और हमने बस इतना डिस्कस किया एंड दैट वाज इट. कुछ दिनों बाद उनका कॉल आया कि एक आइडिया है, हाँ ऐसे ऐसे है, तो तू मेरे साथ काम करेगा.
मैंने कहा पहले आप आइडिया बताओ। उन्होंने कहा फोन पे तो नहीं बताऊंगा, 100 करोड़ का आइडिया। तो ही सेड लेट्स मीट। तो हम मिले और फिर उन्होंने बताया कि यार एक ऐप बनाते हैं, क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे तो, और बहुत लार्ज ग्रुप्स में करते थे, हमेशा डिस्कनेक्ट होता था कि राइट ले लिया लेफ्ट ले लिया। ये प्रॉब्लम थी जिससे रोडकास्ट स्टार्ट हुआ था। Were you into riding or driving or anything? नहीं, बस हम बहुत ट्रिप्स पे जाते थे विद द फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट जब हम जाते थे तो हम बहुत सारे लोग जाते थे, मतलब 20-25 लोग जाते थे। तो ये एक डिस्कनेक्ट हमेशा होता था कि यार आगे वाली गाड़ी ने लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया। ऐसा नॉर्मली होता था, आप आगे वाले को फॉलो कर रहे होते हो। उन्होंने कहा ऐसा एक आइडिया है कि एक फ्री ऐप बनाते हैं, लोग डाउनलोड करेंगे, लोग अपनी जर्नीज एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, और हो सकता है कि वो सोशल ऐप भी बन जाए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर बॉम्बे में ट्रैवल कर रहा है, मैं उसको लाइव देख रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ पर फोटोज टैग कर रहा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बट ये सेफ है किसी के, मतलब विलिंगली, नॉट जस्ट जनरली, मतलब विलिंगली आप शेयर करोगे ना, कि जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी एंड यू वांट टू शेयर इट विद पीपल, सो यू पुट अ लिंक एंड एवरीबॉडी हु हैज दैट लिंक कैन फॉलो यू। इट्स लाइक अब जो व्हाट्सएप लाइव लोकेशन शेयरिंग है, वो चीज है जो हमने 10 साल पहले सोची थी। उस टाइम पे किसी के पास ये थॉट भी नहीं था कि लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसी कोई चीज होनी चाहिए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पे ऐप बनाई, बट और मतलब इस पे बहुत टाइम भी लगा, बिकॉज मेरे को फाउंडर ने मेरे को कहा कि हम कंपनी का नाम रख देते हैं फॉलो मी। मैंने कहा फॉलो मी जैसी कंपनी में तो मैं काम नहीं करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा नाम होना चाहिए। एट दैट टाइम आई वाज पर्सनली, आई मीन आई एम वेरी कैंडिड कि मैं उस टाइम बहुत लेजी टाइप, एडवर्टाइजिंग वाला थोड़ा रिलैक्स्ड और वैसे वाले मोड में था। तो उन्होंने कहा अगर आधे घंटे में नाम नहीं मिला तो मैं फॉलो मी रजिस्टर कर दूंगा, तेरे ऊपर है, अगर नाम देना है तो अच्छा नाम दे दे। देन आई सेड ठीक है, मैं आपको हाफ एन आवर में कॉल करता हूँ। कुछ तो आई सैट डाउन, मैंने कहा यार कुछ सोचते हैं, करते करते आया ब्रॉडकास्ट रोडकास्ट, कि रोड पे लोकेशन ब्रॉडकास्ट करो, उसका नाम है रोडकास्ट। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा रोडकास्ट, एंड ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन एंड रजिस्टर्ड इट, ही सेड डन। सो नाम आपने डिसाइड किया है कंपनी का, एंड रोडकास्ट गॉट रजिस्टर्ड। देन व्हेन वी स्टार्टेड द ऐप, उस टाइम पे बेसिक सोशल फ्री ऐप थी कि कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। आई थिंक हमने अपनी सैलरीज 6-8 महीने की सैलरी सिर्फ ऐप की प्रमोशन में डाल दी। हम जो कमाते थे सारा उसमें चला जाता था। फिर समझ आया कि यार इसको मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है, बट हमारी टेक बहुत अच्छी थी उस टाइम पे भी, हम पर सेकंड लाइव ट्रैकिंग देते थे जो कोई नहीं देता था उस टाइम पे। फिर हम किसी से मिले जो हमारे अर्ली मेंटोर या एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि यार तुमने इतना अच्छा टेक बनाया, इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? अब तुम ये देखो इतने सारे डिलीवरी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लाइक ग्रोफर्स आ रहा है, रिलायंस ने भी कुछ उस टाइम होम डिलीवरी स्टार्ट किया था, इनसे बात करो, रेस्टोरेंट से बात करो, इनको अपने डिलीवरी बॉयज ट्रैक करने होंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। हमने बात करी, हमारे को एक्चुअली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि यार हमें तो डिलीवरी बॉयज ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। हमने वहां से हमारी B2B की जर्नी स्टार्ट हो गई, B2C तो बिल्कुल बंद हो गया। और फिर जब पैसा आना स्टार्ट हुआ तब समझ आ गया टेक को मोनेटाइज कर सकते हैं हम। एंड दैट्स व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, माय पार्टनर आल्सो लेफ्ट हिज जॉब, सबने जॉब्स छोड़ी, फिर इस पे हम फुल टाइम इस पे आ गए। So everybody was working already, और ये आपने एज अ पैशन और साइड गिग स्टार्ट किया कि हाँ मुझे मेरे पास 100 करोड़ का आइडिया है, ये करना है। तो आप लोग सब सारे साथ में कैसे आए? So अंशुल एंड विशाल आर फर्स्ट कजिन्स। एंड हम रोडकास्ट स्टार्ट करने से बहुत पहले भी, मतलब 3-4 साल पहले भी हम ट्रिप्स पे हम ही जाते थे साथ में। अच्छा। तो हम कुछ कुछ सोचते रहते थे कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हमने एक पॉइंट पे भी सोचा था हम ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप खोलेंगे, जैसे हो सकता है आज टुडे वी कुड हैव बीन ब्लिंकिट, वी डोंट नो। बट हमने उस टाइम पे ऐसा सोचा था, बट हमने किया नहीं, क्योंकि हमें उस इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं थी। हमें ये पता था कि एक टेक कैसे चलानी है, बट ऑपरेशंस नहीं पता थी कि फूड कैसे स्टोर करना है, ग्रोसरीज कैसे डिलीवर होनी है, तो हमने वो नहीं करा परस्यू। बट तो विशाल को, एज यू सेड, ही इज लाइक माय फैमिली फ्रेंड, ही यूज्ड टू वर्क विद माय फादर इन द सेम कंपनी। वहां से वी गॉट कनेक्टेड एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। ओके, तो ये कंपनी जो बिल्ड हुई है वो फैमिली से बिल्ड हुई है, कहा एक तरीके से देखा जाए तो आप कैपिटल इनिशियली कैसे मैनेज करते थे अपना? तो इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो विशाल्स फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनके पास ऐसा कभी एसेट्स कैपिटल का प्रॉब्लम होता नहीं था। बट ऐसा बीच में हुआ था कि हमें घर से हमने डिसाइड किया हम पैसे नहीं लेंगे, अगर बिजनेस करेंगे तो अपने उस पर करेंगे। क्योंकि आई थिंक दिस मेक्स मी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, जो ये वर्ड स्टार्टअप है ना, बहुत सारे, इनफैक्ट आज भी मैं बहुत सारे यंग फाउंडर से मिलता हूँ और उनके माइंड में होता है कि यार स्टार्टअप का मतलब है फंडिंग उठाओ, पैसा बनाओ और एग्जिट कर जाओ। बट कोई भी उसको रियल बिजनेस की तरह नहीं सोचता। तभी आप देखोगे न्यूज में डेली आता है इतनी कंपनी का इतना लॉस है, 1000 करोड़ का लॉस है, रेवेन्यू होगा 500 करोड़, लॉस होगा 1000 करोड़। मैं तो उसको बिजनेस मानता ही नहीं हूँ। तो एग्जैक्टली तो वो वर्ड स्टार्टअप डज नॉट गिव यू द राइट टू बर्न मनी, मतलब और क्रिएट सच
थिंग्स. सो लोगों को लगता है स्टार्टअप का तो यही मतलब है, बट स्टार्टअप इवेंचुअली एक बिजनेस बनना चाहिए. अगर वो स्टार्टअप बिजनेस बनने का कोई आपके पास प्रॉपर बिजनेस बनाने का उसको रोड मैप नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ परस्यूइंग. राइट, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं तो बैकफायर करेगा. जैसे आजकल इन्वेस्टर्स के साथ होता है, इन्वेस्टर्स इवेंचुअली पूछते हैं कि यार हमारा पैसा आपने सारा बर्न कर दिया, नेक्स्ट फंडिंग नहीं मिल रही, किसी का पैसा तो डूबेगा ना उस पूरे प्रोसेस में. तो आई डोंट थिंक कि वो राइट वे ऑफ ऑपरेटिंग है. स्टार्टअप वर्ड का ये मतलब है कि आपको डबल टाइम देके फटाफट ग्रो करना है. उसका ये मतलब नहीं है कि आप फंडिंग रेस करके पैसा बर्न करोगे. वो स्टार्टअप जो वर्ड से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आई थिंक थोड़ी सी अभी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है. स्टार्टअप फाउंडर साउंड्स लाइक अ वेरी ग्लैमरस टाइटल, बट उसके पीछे जो स्ट्रगल और वो है और जो होना चाहिए, आई थिंक वो बहुत लोग नहीं समझते. इस तरीके से और क्या क्या मिथ्स हैं? जब इनिशियली यू सेड कि स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड है एंड एवरीबडी वांट्स टू डू इट. आज हर कोई देख लो, हाँ मुझे कुछ करना है, इट्स अ जेन्युइन फीलिंग, बट लोगों के पास वही हाउ यू सेड कि रोड मैप नहीं है उसको प्रॉपर धंधा बिजनेस बनाने के लिए, उसमें से उसको मोनेटाइज करने के लिए. सो इस तरीके से और क्या क्या मिथ्स हैं, इल्यूजन है लोगों के दिमाग में, चाहे वो कोई भी स्पेस हो इन टर्म्स ऑफ लाइक बिजनेस, एनी इंडस्ट्री. तो what are some of the myths that you also thought कि हाँ अरे ऐसे ऐसे होता है, but after spending like 5 years 6 years in the business you thought कि अरे मैं क्या सोचता था, अभी मैं क्या होता. I think you asked a very relevant question. तो जैसे एक तो लोगों को लगता है कि पहले लगता था, अब तो आई थिंक वो भी थोड़ा चेंज हो गया. पहले लगता था कि स्टार्टअप में अगर आइडिया अच्छा है तो फंडिंग तो ऐसे मिल जाएगी, बिना कुछ करे. हम 2 लोगों से बात करेंगे और हमें फंडिंग मिल जाएगी और जितनी मांगेंगे उतनी मिल जाएगी. बट ऐसा नहीं होता. ये सबसे बड़ी मिथ है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आपको फंडिंग अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू के बेसिस पे मिलती है. या अगर आप B2C में काम कर रहे हो तो नंबर ऑफ कस्टमर्स या जो भी कुछ तो सम मेट्रिक हैज टू बी देयर. जस्ट द आइडिया कैन नॉट गेट यू फंडिंग. सिर्फ आइडिया के बेसिस पे आपको कोई पैसा नहीं देगा. दूसरा, आज के टाइम में बिकॉज आप देख रहे हो भी ग्लोबली मार्केट्स आर नॉट डूइंग रियली वेल, रिसेशन है, इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के वापस अपनी कंट्रीज में लेके जा रहे हैं. ऐसा है अभी जो हो रहा है, हमारी स्टॉक मार्केट जो इफेक्ट हो रही है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है. इसका रीजन ये है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं दिखेगा, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं डालते. बहुत सारी कंपनीज में फर्स्ट दे टॉक अबाउट प्रॉफिट. आप अभी लिंक्डइन पे और सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी देखोगे, बहुत ज्यादा न्यूज आती है उन स्टार्टअप्स की जिन्होंने हजार करोड़ रुपए बर्न करा है, लॉस है इतना. ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लग गया है. पहले ये हाईलाइट नहीं होता था. पहले रेवेन्यू हाईलाइट होता था कि देखो 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं. अब लेकिन इसके बारे में बात होती है कि वाइल ये बिजनेस इतना बड़ा है, इसका लॉस देखो इतना ज्यादा है, हो सकता है ये बंद ही हो जाएगा. दोनों एस्पेक्ट हाईलाइट हो रहे हैं. एग्जैक्टली. बहुत बड़ी कंपनी होती थी डंजो, डिलीवरीज के लिए इतनी सिटीज में एक्सपैंडेड थे. दे वर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. टुडे आप डंजो यूज करो, यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल राइडर एनीवेयर बिकॉज द बिजनेस हैज ऑलमोस्ट क्लोज्ड डाउन. जो फंडिंग वाला एक एस्पेक्ट है कि लोगों को लगता है कि फंडिंग इजीली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. वो सबसे बड़ा मिथ है. जो हम वो बोलते हैं ना कि बनिए और जैनी और गुज्जू माइंडसेट, जो मारवाड़ी जो बिजनेस करते हैं वो बहुत सही बिजनेस करते हैं. एक्चुअल में बिजनेस का डीएनए तो वही होना चाहिए कि अगर आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो, आपको 2 रुपए उसमें बनने चाहिए, नहीं तो बिजनेस का फायदा नहीं है. मेरे को पर्सनली ये लगता है, मैं भी पहले उस स्कूल ऑफ थॉट से था कि यार पैसा बर्न करेंगे, स्केल करेंगे, फिर कुछ ऐसा कुछ होगा. बट अब मेरे को ये लगता है कि अगर कुछ एक्चुअली में वैल्यूएबल बिल्ड करना है आपको, जो जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे, वो प्रॉफिट तो होना चाहिए. मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए. आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसा बनना चाहिए उसमें. ROI is important. Yes. आप फ्लैट पे पैसा नहीं लगाओगे अगर आपको पता है यहाँ से रेंट नहीं आएगा या इसको मैं बेच नहीं पाऊंगी फ्यूचर में. ऐसा है ना, तो इट्स द सेम थिंग. फंडिंग रिलेटेड है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज इम्पोर्टेंट? प्रॉफिट इज वन थिंग ऑफ कोर्स, बट कभी कभी होता है ना कि हम पिच लेकर गए, अपना डेक प्रॉपर प्रिपेयर किया है, सब किया है, बट व्हाट इज दैट वन थिंग कि जिसकी वजह से हम क्रैक कर सकते हैं वो फंडिंग? पर्सनली आई थिंक सबके लिए डिफरेंट होता है. टाइप ऑफ इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है. हर इन्वेस्टर की हर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती है. बहुत इन्वेस्टमेंट्स उनकी फेल करती है. आई थिंक उनका तो होता है कि 10 में से 2 या 3 इन्वेस्टमेंट्स भी अगर सक्सेसफुल हो जाए, दे मेक मनी ऑन दैट. बट हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज वी आर फंडेड बाय अ कंपनी एंड हमारा कोई इन्वेस्टर एज सच वीसी नहीं है. एक कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है. तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है. दे लुक फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे देमसेल्व्स देयर अ कंपनी. जो खुद कंपनी होगी और खुद प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव करते हैं, वो कभी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे जहां कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा. राइट. तो हर इन्वेस्टर का माइंडसेट डिफरेंट है. बट एट द एंड ऑफ इट, अगर इन्वेस्टर को पैसा बनाना है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है. मतलब आज की डेट में हम देखते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये बहुत हाई वैल्यूएशंस पे अक्वायर हुए थे. फेसबुक ने जब मेटा ने अक्वायर किया था, इंस्टाग्राम उस टाइम पे इतना रेवेन्यू नहीं बनाता था. आज की डेट में इंस्टाग्राम सबसे बड़ा एड्स प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड में.
और जितना रेवेन्यू इंस्टाग्राम बनाता है कोई मैच भी नहीं कर सकता. तो एटलीस्ट एक वो रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी थी. एंड Instagram is one of the most profitable companies in the world today. Meta, because of Instagram and WhatsApp. WhatsApp भी अब कितनी चीजें मोनेटाइज करता है. WhatsApp for business है, राइट. तो कहीं ना कहीं उनके विजन में वो था कि हमें प्रॉफिट कैसे बनाना है, पैसा कैसे बनाना है. और जो इन्वेस्टर्स वो नहीं देखते, इवेंचुअली फिर देयर इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट सक्सीड. तो ऐसा तो हमने देखा है. अपने बहुत सारे को फाउंडर्स जो मेरे इकोसिस्टम में थे, जिनसे मैं इंटरैक्ट करता था, मैंने उनके बिजनेसेस देखे कि उनकी वैल्यूएशन हमसे बहुत ज्यादा थी. उन्होंने हमसे 10 टाइम्स ज्यादा फंडिंग उठाई, बट आज वो बिजनेस एग्जिस्ट भी नहीं करते इन द लास्ट 10 years. और सबसे कमाल की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी स्पेस में, हमने सिर्फ आज तक 2 राउंड्स रेस करे हैं फंडिंग के. वो भी मतलब बहुत मिनिमम से. एक 2017 में किया था, 1.5 करोड़ रुपया रेस किया था. और 2022 में अब $2 million रेस करे थे डोमिनोज से. इन द सेम इंडस्ट्री मेरे जो कंपेटिटर्स हैं, किसी ने 100 करोड़ रेस करा हुआ है, किसी ने 150 करोड़ रेस करा है, किसी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ है. तो ऐसा है. बट उनका प्रॉफिट तो है ही नहीं. मतलब उनका लॉस, जितना मेरा साल का रेवेन्यू है उतना उनका लॉस है. So that is I think different. So how do you decide कि किस तरीके से रेज करना है, क्या वैल्यूएशन, और I mean how does it all work like? अगर कोई न्यू पर्सन wants to get into this and अगर स्टार्टअप कर भी लिया, अब स्केल करना है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वो होता है, ओ माय गॉड अब फंडिंग चाहिए, अब पैसा चाहिए. इफ यू कैन डीमिस्टिफाई द प्रोसेस. तो आई थिंक देयर इज नो, अगेन इसमें कोई फिक्स्ड स्टेप्स नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है. जैसे क्लाइंट्स मिलते हैं कि आप 10 लोगों से बात करोगे, आपका कुछ कन्वर्जन होगा. इन्वेस्टर्स में भी ऐसे ही है. अल्टीमेटली तो पैसा वो फाउंडर को देख के ही लगाते हैं इनिशियली. जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है और आप इतना रेवेन्यू नहीं कर रहे हो, क्या देखेगा? ये देखेगा ना कि इस बंदे में कुछ दम भी है कि नहीं है. कैन दे बिल्ड समथिंग बिग? तो इनिशियली तो ये है. ऑब्वियसली लेटर स्टेजेस पे वो और फिल्टर आउट होता रहता है. फिर रेवेन्यूज, बिजनेस का स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप बड़ा फंड रेस करते हो वो स्ट्रक्चर में आता है. बट जो अर्ली इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो फाउंडर के बेसिस पे ही होती हैं कि क्या इस फाउंडर की कैपेबिलिटी भी है टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. मैं खुद आज अगर किसी पे इन्वेस्ट करूंगा, किसी अर्ली स्टार्टअप पे, उसके बिजनेस में तो भी कुछ रेवेन्यू ही नहीं है. मैं ये देखूंगा ना कि यार ये कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स. सेकेंड थिंग ये है कि आपको बहुत परसिस्टेंट होना पड़ता है. मतलब हमारी ये फंडिंग से पहले 4-5 इन्वेस्टर से डील नहीं हुई थी. टर्म शीट साइन होने के बाद भी पैसा नहीं आया. क्या रीजन था? बस बैकआउट करके इन्वेस्टर्स, या कुछ उनके बिजनेस में कुछ इफेक्ट हुआ तो उन्होंने फंड्स नहीं लगाने थे आगे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है रीजन. उनको हमारे कोई कंपेटिटर का बिजनेस ज्यादा बेटर समझ आया, कुछ भी ऐसा हो सकता है. बट हमारा हमेशा ये होता था, हम एक दिन दुखी होते थे, एक दिन भी नहीं 1 घंटा दुखी होते थे, उसके बाद वी वर बैक टू नॉर्मल. क्या अब बिजनेस को ऑर्गेनिकली और बड़ा करेंगे. तो ये वहां से किक मिलती थी आपको, और कि किक मिलती थी, लेकिन गलत जगह पे किक पड़ती थी. क्योंकि उसके बाद होता था कि अब जैसे बोलते हैं ना कि लात पड़ेगी तो और आगे भागेंगे, तो वो वाली किक होती थी. तो एक्चुअल में ऐसा होता था कि हमें लगता था कि यार अब तो फंडिंग नहीं हुई. फिर हम सोचते थे कि यार हमने 4 साल बिजनेस बनाया है, हमने 12-13 करोड़ का रेवेन्यू करा है विदाउट अ फंडिंग. तो हमें आगे ग्रो करने के लिए क्यों चाहिए फंड्स? स्लो ग्रोथ करेंगे, कोई बात नहीं, हमें नहीं भागना हो किसी और बिजनेस की पेस से. इनोवेशन करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे. लेकिन तो जब उस माइंडसेट से काम करते थे, बिजनेस अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देता था. और 2022 में भी आई थिंक हमें फंडिंग की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल थे. पर फिर एक वही था कि मार्केट में फिर से वो जो एक वेव होती है ना कि सब फंडिंग रेस कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं रेस करेंगे हम पीछे रह जाएंगे. उस रीजन से रेस करा था. तो इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशंस है अगर हम कहें तो, क्योंकि अगर हम अपने पापा दादा को देखें तो दे वर मोर इनटू व्हाट यू सेड कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें है. लेकिन अभी जो वेव आती है उसमें लाइक एवरीबडी टेंड्स टू गेट टू हाँ चलो ठीक है हम भी लेते हैं. पहले के टाइम में लोग डेट भी ले लेते थे इजीली. डेट अभी भी लेते हैं, बट अभी क्या है कि इक्विटी फंडिंग मिल जाती है आपको. एंड देन यू ऑल्सो थिंक यार चल एक बड़ा बिजनेस या बड़ा वीसी आपके साथ जुड़ना चाहता है. You will get access to their network. You can grow the business faster. But जो आप कह रहे हो, हमारे जो बाप दादा के टाइम के लोग हैं, वो लोग घर से थोड़ा बिजनेस के लिए उधार लेते थे, बिजनेस बना के वापस कर देते थे. ये थॉट प्रोसेस था जनरली. आज के टाइम में भी वो बिजनेसेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा. डेट फंडिंग होती है, बहुत बिजनेसेस डेट लेते हैं एंड रिटर्न करते हैं, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ they'll be able to make money and make profits और रिटर्न कर पाएंगे पैसा. बट हाँ, हमने भी वो आई थिंक इन्फ्लुएंस में आके वेव राइड करी. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको कि चलो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और अगर थोड़ा सा पैसा बर्न भी हो गया तो आपको यू विल नॉट बी हैंड टू माउथ कि यार कल से सैलरी देने के पैसे नहीं है. जैसे हमें बहुत
था कि हमें अपना बिजनेस इंटरनेशनली लेके जाना है, राइट? हम इंडिया में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमें दुबई में भी करना है, हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी करना है. उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए सरप्लस. कि आप वहां पर थोड़ा पैसा लगाओगे, मार्केटिंग करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो वो एक कुशन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट से. बट अल्टीमेटली आज के टाइम में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमने जितना पैसा रेज करा था मोर और लेस वो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है. हमने 2 साल में टेक्निकली उसमें से कुछ भी स्पेंड नहीं करा. और जो अभी मार्केट्स हम एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनली, वो भी हमें दिख रहा है कि पैसा लगाए बिना बेटर एक्सपेंशन हो रही है. जहां हम पैसा लगाते हैं वहां पर हम कहते हैं यार चल हो जाएगा. जहां पैसा नहीं लगा रहे ना, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, वहां पर हमें होता है कि यार फटाफट रिजल्ट चाहिए. तो आई थिंक वो जो आप लात कह रहे हो ना, लात पड़ते रहे तो बिजनेस ग्रो होता रहता है. अगर कोई न्यू प्लेयर है मार्केट में, फर्स्ट ईयर, उसको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? बिल्डिंग द प्रोडक्ट, बिल्डिंग द टीम और कैपिटल? ओके, आई थिंक प्रोडक्ट टीम ये सब तो बहुत जनरल चीजें हैं. सबसे पहले तो दे शुड बिल्ड देयर ओन ग्रिट एंड कैरेक्टर, कि उन्हें स्टार्टअप फाउंडर बनना है. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे में स्टार्टअप फाउंडर वाली कोई भी क्वालिटी नहीं थी. मैंने आपको बताया कि रोडकास्ट एज अ हॉबी स्टार्ट हुआ था. तो मैं 2 बजे सो के उठता था आराम से, रात को मैं डीजेइंग करके आता था घर. आई यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स. Okay, you were a DJ. Yes, so I used to You still do DJ? occasionally, sometimes now, but now I do it at my friends' weddings and parties and all those things. Very But- cool. Yeah, but at that time मैं उस टाइम पे प्रोफेशनली करता था. तो दिन में मैं जॉब करता था, 2 घंटे आके सोता था, फिर रात को क्लब में जाता था ओकेजनली इन अ वीक एंड डीजेइंग करके आता था. तो सुबह 2 बजे से पहले तो मैं उठता ही नहीं था. तो आई थिंक वो जो एक सडन स्विच लाना पड़ा ना डिसिप्लिन वाला, और बीइंग फ्रॉम द क्रिएटिव बैकग्राउंड, तो मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था. मेरे जो को फाउंडर हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. मतलब उन्होंने तो, आप मेरे अगर इफ यू सी सम ऑफ आवर इंटरव्यूज, आपको दिखेगा कि उन्होंने मेरे को कैसे ग्रूम करा है. कि मेरे को कभी ब्लैंक चेक दे दिया कि इसमें अमाउंट भर ले, हो गया तेरा. कल से मत आइयो. How did you feel like? I had a lot of ego, so I felt extremely bad. एंड वो आई थिंक वो भी वो की थी मेरे लिए कि यार तू लाइन पे आ जा, ऐसे बिजनेस नहीं बन सकता. तो स्टार्टअप जो बच्चों को दिखता है ना कि हम आज स्टार्टअप करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे और बिजनेस बन जाएगा, ऐसे नहीं है. पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ता है. आपको सुबह टाइम से ऑफिस आना है, टाइम से उठना है, प्रोडक्टिविटी हाई रखनी है अपनी. क्योंकि आप अभी अगर आप 1 या 2 लोग काम कर रहे हो तो वो ठीक है, एक स्टार्टअप वाले मोड में होता है. बट अगर उसको रियल बिजनेस बनाना है, आपको लोग चाहिए अपने बिजनेस में. आपके साथ जब 10 लोग काम करेंगे तो आपको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा. अगर आप सीरियस नहीं होगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, डिसिप्लिन नहीं होगे, उन 10 लोगों की लाइफ आप पे डिपेंडेंट है ना. तो वो एक माइंडसेट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जेन जी में वो बहुत ज्यादा मिसिंग है. वो थोड़े से एंटाइटल्ड है. आई डोंट नो, जो भी इन्वायरमेंट ऐसा है, सोशल मीडिया पे हम बहुत ग्लैमर देखते हैं, तो ये सारे रीजंस हैं. बट मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले तो फाउंडर को डिसिप्लिन होना चाहिए. डिसिप्लिन आएगा, सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचोगे. अब ऐसा नहीं है कि टीम आई हुई है, आप 2 घंटे लेट पहुंच रहे हो तो यू आर लूजिंग 2 hours, 2 into नंबर ऑफ पीपल, उतने घंटे आप लूज कर रहे हो. तो वो ही सबसे बड़ा लॉस है. अगर आप उसको रेवेन्यू में कैलकुलेट करो, आप अगर 10 एम्प्लॉय का 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो सुबह लेट आने की वजह से, तो आप 20 घंटे का तो सीधा सीधा बिजनेस में लॉस कर रहे हो. उस लेवल पे जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, तब आपका बिजनेस एक बिजनेस बनेगा. नहीं तो हमेशा 15, 20, 50 साल तक स्टार्टअप मोड में ही रहोगे with no certainty on profits. तो आई थिंक वो एक थॉट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, बट प्रोडक्ट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता. आज मैं सोचूं कि मैं एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना के मार्केट में डालूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता. आई रिमेंबर मैंने एक टोयोटा कार खरीदी थी. टोयोटा सबसे ट्रस्टवर्दी कार ब्रांड है, राइट? बट उस स्पेसिफिक कार मॉडल में कोई इशू था, दे रिकॉल्ड ऑल द कार्स, सबको ठीक करा एंड वापस भेजा. ऐसा होता है. बट इसका मतलब थोड़ा ना कि टोयोटा खराब कंपनी है या परफेक्ट नहीं है उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. तो प्रोडक्ट परफेक्शन लाना पॉसिबल नहीं है. परफेक्शन के टुवर्ड्स वर्क करना इंपॉर्टेंट है, बट परफेक्शन आ नहीं पाएगी. क्योंकि अगर आपको लगा आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, उस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. दैट मीन्स यू विल नॉट इनोवेट. इफ यू थिंक योर प्रोडक्ट इज परफेक्ट, यू विल नॉट इनोवेट फर्दर, राइट? तो इनोवेशन के लिए वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफेक्ट नहीं है, अभी बहुत काम है. एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक आपने बोला कि टीम एंड ये सब चीजें बोली, वो तो इवेंचुअली अगर बिजनेस बढ़ेगा तो आपको लोग चाहिए होंगे अपने साथ काम करने के लिए. बट आई थिंक फंडिंग और ये सब भी, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस बन रहा है, तो फंडिंग भी मिल जाती है. सारे फैक्टर्स, आई थिंक सब फैक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलता है इसमें. रोडकास्ट आप बना रहे थे, सो तब आपने ये टेस्ट किया था फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स के साथ, और यू वर डूइंग योर ओन रिसर्च, एंड कैसे चल रहा था तब इनिशियल स्टेजेस में, एंड नाउ हाउ डज इट वर्क लाइक? सो आई थिंक हमारा तो बहुत ट्रायल एंड एरर से था. शुरू में आई टोल्ड यू, मैंने एक सोशल ऐप बनाई थी. रोडकास्ट एक सोशल ऐप थी जिसका कोई लेना देना नहीं था B2B से.
फिर जब हमारे को पहला रेस्टोरेंट का क्लाइंट मिला, हमने जाके जो भी था उस टाइम रेडी हमने इंस्टॉल कर दिया। फिर धीरे 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 उसको हमने इवॉल्व करा। फिर 2017-18 में जोमेटो स्विगी ने डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। हमारा बिजनेस ओवरनाइट बंद होने वाला था क्योंकि डिलीवरी बॉयज ही नहीं थे किसी के पास, सबने आउटसोर्स कर दी डिलीवरीज। फिर हमने फिर सोचा यार अब क्या करें। तो वही मैं जब बोल रहा था, प्रोडक्ट कभी परफेक्ट नहीं होता। अगेन वी स्टार्टेड इनोवेटिंग, यार अब क्या करें। ओवरनाइट एक जीपीएस डिवाइस लिया, कहीं से हमने डिवाइस लिया, हमने कहा अरे ऐप वाला तो अब नहीं चलेगा, एक काम करते हैं गाड़ियों की ट्रैकिंग करते हैं। चाइना में बात करी, उन्होंने कहा दिल्ली में एक वेंडर है जो आपको डिवाइस दे देगा, आप जाके ले लो। डिवाइस लेके आए, पता भी नहीं कैसे लगाना है, क्या करना है। अगले दिन बात करी अपने बिरयानी ब्लूज से, उन्होंने कहा लगा दो अगर तुम्हारे पास कुछ कार ट्रैकिंग का कुछ सोल्यूशन है। मैं सुबह गया, हमने बैटरी में ऐसे लगा के आ गए और वो चल गया। हमने अपने सॉफ्टवेयर पे कुछ डेटा ले लिया। तो हमारा तो स्टार्ट ही पूरा ट्रायल एंड एरर से हुआ था। कुछ ऐसा था ही नहीं कि यार ये करेंगे फिर नेक्स्ट ये करेंगे नेक्स्ट ये करेंगे। इसलिए प्रॉबेबली हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो भी रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि हमने हमेशा लर्निंग वाले कर्व से काम करा है। हमने ऐसा नहीं करा कि यार हमें पहले ही पता है हमें 5 साल में क्या करना है, आज पूरी फंडिंग रेस करी और 5 साल का हमने प्लान बना लिया। शुरू में हमने बहुत ट्रायल एंड एरर से ग्रो करा है। अब लेकिन हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, सीइंग द मार्केट। एंड नाउ आई पर्सनली फील कि जब फंडिंग आती है ना, सबसे पहला काम तो ये होता है टीम में ऐसे लोग लाओ जो आपसे ज्यादा कैपेबल हैं, जिनको आपसे बेटर पता है अबाउट सर्टन थिंग्स। जैसे फाइनेंस है, फाउंडर्स की एक बुरी आदत ये होती है कि सब चीजें हम खुद करेंगे, हायरिंग भी खुद करेंगे, फाइनेंस भी खुद संभालेंगे, बीडी भी खुद करेंगे, राइट। बट ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं करता। जब आपके पास पैसा है, सबसे पहले अपनी टीम इतनी सॉलिड बनाओ कि आपको जो आपका फोकस एक एरिया होना चाहिए, बाकी सबके लिए आपके पास बेस्ट इन क्लास लोग होने चाहिए। फाइनेंस, उसके लिए आप यू शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली प्रोसेस आपको देखना है, बट हर डिपार्टमेंट में डालते रहो अच्छे अच्छे लोग, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर बिजनेस। सो बेसिकली हायर मास्टरमाइंड्स। तो व्हेन इट कम्स टू हायरिंग, आपके लिए क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं जब आपको लगता है कि नो ही और शी इज द परफेक्ट फिट, और व्हाट आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स जब आपको लगता है कि नहीं, मतलब इसका चाहे सीवी इतना स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम और हर। आई थिंक पर्सनली मैंने तो बहुत खराब हायरिंग भी करी है। किसी से बात करी कि अच्छे रिसोर्स हायर नहीं करे, और फिर 1 महीने बाद समझ आया कि यार बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था, हायर नहीं करना चाहिए था। बिकॉज अगेन मैंने जैसे बोला कि एचआर मेरी स्ट्रॉन्ग इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज, राइट। बट अपने बिजनेस के लिए इनिशियली करना पड़ा। जब एचआर नहीं था तो आपको खुद हायर करना पड़ा। आपने बात करी, आपको लगा सीवी देख के हाँ सब सही है, 1 घंटे की इंटरैक्शन में यू कैन नॉट जज अ पर्सन, बट आपने हायर कर लिया क्योंकि उस टाइम आप डेस्परेट होते हो, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है काम करने के लिए। आपके पास सडनली 2 बड़े क्लाइंट आ गए, अब आपको टीम चाहिए, आपके पास लोग ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप जो आ रहा है और काम करना चाहता है, आप उसको बोलोगे ठीक है कल से आ जाए, काम स्टार्ट कर ले। हमने वो वाले डिसीजंस बहुत लिए। फिर हमें वो हायर एंड, और हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि हम फायर नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो हायर एंड फायर वाला हमने नहीं करा, हायर करा और फिर ड्रैग करा। बट अब समझ आया कि यार हायरिंग के लिए एक होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो आपने रेड और ग्रीन फ्लैग्स बोले, पहले तो हमारे लिए सब ग्रीन फ्लैग होता था। अगर वो बंदा हमारे ऑफिस आ गया, इंटरव्यू दे दिया, तो ग्रीन फ्लैग है। तो ग्रीन फ्लैग्स में अब क्या क्या है और रेड फ्लैग्स में अब क्या क्या है? तो आई थिंक पहला रेड फ्लैग ये है, जो हम वो बोलते हैं ना कि एक पर्सन जो बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच करता है, जो कॉमन है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। उसका रीजन ये है कि वो कभी भी स्टेबल जगह नहीं ढूंढ रहे। उनको आप कुछ भी दे दोगे ना, उनको हमेशा समथिंग एल्स विल अट्रैक्ट देम। वो अगर जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हमने एक हमारे बहुत सीनियर डेवलपर था, जो सीनियर नहीं, उसने हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एक तो माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है। हमने उसको 5-6 साल बाद बोला कि तेको हम या तो शेयर्स दे देते हैं या तेको सैलरी में इतना इंक्रीमेंट दे देते हैं बिफोर द फंडिंग। उसने कहा शेयर्स मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट दे दो। आज अगर उसको शेयर्स लिए होते, उसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए के शेयर्स होते हैं। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट विजन की भी बात है कि बहुत लोगों जो फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप या तो आप ऐसी कंपनी में जा ही क्यों रहे हो बार बार, जो आपको जहां पर पता है आप नहीं रह पाओगे, या आप हो ही ऐसे कि आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता है, आप शिफ्ट करके कहीं और चले जाते हो। तो वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, एंड हमने देखा है कि ऐसे लोग हमारे साथ नहीं रह पाते। दूसरा आई थिंक रेड फ्लैग है कि जो भी रिसोर्स को पहले कंफर्ट चाहिए कि आपके ऑफिस में ये है, आपके ऑफिस में वो है, ऐसा है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ इवेंचुअली आएगा। आप पहले बताओ आपको आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कंपनी में काम क्या करना चाहते हो। जब हमने कंपनी स्टार्ट करी, जब मैंने इनफैक्ट अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरा ऑफिस शाहपुर जाट में एक छोटी सी लेन के अंदर ऊपर था, बट मैंने वहां इतनी चीजें सीखी 1 साल में, दैट कंपनी ट्रेन्ड मी टू ग्रो इन माई लाइफ। It
was a startup? It was a startup. It was a digital agency, digital marketing agency. Okay. वहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया था. बट उन्होंने मेरे को इतनी एवेन्यूज दिए, इतना सिखाया. मैं को-फाउंडर के साथ डायरेक्टली काम करता था. टिल डेट आई एम इन टच विद देम. तो पॉइंट ये है कि आपको जहाँ पर लर्निंग मिल रही है, पहले वो तो देखो कि आपकी खुद की ग्रोथ कैसे हो रही है. एक पॉइंट के बाद आपके लिए पैसा मैटर नहीं करेगा. अब आज अगर आपकी सैलरी साल की करोड़ रुपए है, जैसे जो एट द टॉप, ऐसा ही होता है. हम जब उन लोगों से बात करते हैं और उनको पूछते हैं ना सर आपका सैलरी पैकेज, वो खुद ही बोलते थे यार सैलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. एक पॉइंट के बाद उनको कुछ नया करना है. उन्होंने कर लिया बिग 4 में या कॉर्पोरेट में, अपनी पूरी जिंदगी कर लिया काम, पैसा बहुत कमा लिया. अब उनके पास पैसा है, नाउ दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, दे वांट टू बी नोन फॉर समथिंग डिफरेंट. सो आई थिंक वो अर्ली ऑन अगर माइंडसेट जिसमें आ गया ना कि यार हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, कंफर्ट हम खुद क्रिएट करेंगे उस कंपनी में. आप अच्छा काम करो, अच्छा बिजनेस लाओ, कंफर्ट अपने आप आ जाएगा. मैंने अपनी टीम को बोला था, हमारे ऑफिस में सबने बोला हमें टीटी टेबल चाहिए. मैंने कहा 2 क्लाइंट्स क्लोज करो, यू बाय द टीटी टेबल. मैं बोलूंगा भी नहीं तुम्हें, आई विल नॉट इवन क्वेश्चन यू. एंड दैट हैपेंड. दे गॉट द 2 customers, आई साइंड, आई सेड ऑर्डर व्हाट यू वांट. हमारी लाइफ में भी पेरेंट्स ऐसे ही बोलते थे ना कि 90% ले आओ तो फोन मिल जाएगा. तो वो माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है. कंपनी में भी वही माइंडसेट होना चाहिए. और जो लोग उससे अलाइन होते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छे रिसोर्सेज होंगे. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, जो मेरी विजन से अलाइन होता है और जो उस माइंडसेट से काम करता है. कंफर्ट जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइट चली गई, बहुत लोग होते हैं हम घर जा रहे हैं, गर्मी में कैसे बैठे हैं. अरे भाई तुम बिजनेस में हो, जाके मीटिंग्स के लिए चले जाओ, घर क्यों जाना है. इफ वन थिंग इज नॉट हैपनिंग, सी व्हाट यू कैन डू इन दैट टाइम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग यार ये नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा. सो आई थिंक ये सब चीजें हैं. जेन ज़ी अगर आता है तो आप बिल्कुल ही मना कर देते हो कि नहीं आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, या फिर रहता है कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं हाँ वी विल सी एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट एंड फाउंड आउट कि नहीं जम रहा है बिल्कुल. मेरे ऑफिस में बहुत सारे जेन ज़ी हैं, राइट. उनमें भी 2 टाइप के हैं. अब क्या होता है कि आज के टाइम में ना वो गलती भी आई थिंक पेरेंट्स की है, बिकॉज जो जेन ज़ी के पेरेंट्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं प्रॉबेबली, वो ये कहते हैं कि यार हमने जो स्ट्रगल करी है बच्चे को तो बिल्कुल नहीं करने देंगे. तो वो उसको इतना ज्यादा कंफर्ट दे देते हैं कि दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट इन एनी सिचुएशन जहां थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होगा. कि चलो ऑफिस 1 घंटा दूर है, नहीं कर पाएंगे. 1 घंटा ट्रैवल कौन करेगा, मेट्रो से जाना है, नहीं कर पाएंगे. सो वो माइंडसेट है ना पेरेंट्स की वजह से है. बट कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो आउट परफॉर्म करते हैं करंट लोगों को भी. दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. तो वो आई थिंक डिपेंड करता है. लार्जली जेन ज़ी में ऐसा है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई टोल्ड यू कि यार वो एंटाइटल्ड फील करते हैं, उनको घर पे बहुत कंफर्ट दिया हुआ है. और वो गलती हमारी है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैम्पर बहुत ज्यादा किया हुआ है. 80s 90s की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, मार सब पड़ती थी हमारे को. आज के बच्चों को तो ये सब नहीं होता. हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे को बहुत मारा है, ऐसा है ना. मार भी पड़ती थी, घर से भी निकाल देते थे, कहते थे जाके काम करो, पैसे नहीं मिलेंगे, पॉकेट मनी नहीं देते थे कि डू व्हाट यू कैन ऑन योर ओन. तो हमारी शुरू से माइंडसेट उस तरीके से ग्रूमिंग हुई है कि यार अपनी लाइफ में कुछ करना है, खुद से कुछ करना है. बट आज के टाइम में थोड़ा सा वो दैट हैज टेकन अ बैक सीट. आई थिंक वो होता है कि यार थोड़ा कंफर्ट मिल जाए तो वी आर हैप्पी. पैसे जो मिलेंगे हमारे खर्चे के लिए ही हैं, बाकी घर वालों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. घर वाले अपना खुद कर रहे हैं. हमारे टाइम में ऐसा था कि यार नहीं, घर वालों को भी सपोर्ट करना है, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना है. तो वो एक आई थिंक जस्ट माइंडसेट डिफरेंस है. बट ऐसा नहीं कि जेन ज़ी खराब है. जेन ज़ी के साथ वो अगर वो इनोवेट करने पे आए ना, सो दे कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट वे टू डू समथिंग इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, बिकॉज उनको टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद. तुमने उनको दे दिया कि यार ये करना है और इसको जितना जल्दी कर सकते हो करो, दे विल फाइंड अ वे टू डू इट. तो वो उनकी कैपेबिलिटी है. हैक्स ढूंढना, रिडंडेंट चीजें नहीं करना. एआई क्यों बना इतना पॉपुलर? क्योंकि वो ऐसी चीजों पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते. हमारी जनरेशन टाइम वेस्ट करती थी टू रिसर्च, टू फाइंड. हमारे पास उस टाइम पर ये सब प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे. प्लेटफॉर्म्स क्यों है? क्योंकि जेन ज़ी जैसे कंज्यूमर्स हैं इसके. राइट. सो जेन ज़ी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ दैट यू बैलेंस इट दैट वे. तो अभी 10 years हो चुके हैं. यू स्पेंट लाइक अ डेकेड इन द इंडस्ट्री. चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं और उससे आप निकले कैसे हो? बहुत सारे छोटे छोटे इमोशनल चैलेंजेस रहते हैं, क्लाइंट के साथ चैलेंजेस रहते हैं. तो लाइक इन योर जर्नी ऑफ 10 years, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू वांट टू शेयर और सम ऑफ द मिस्टेक्स यू वांट टू शेयर कि आज की जनरेशन और आज के फाउंडर्स उसको ना करें? लड़ाई मेरी अभी भी बहुत होती है, डिबेट होता है, हीटेड डिस्कशंस होती हैं, बट उसका जो आउटकम होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है. जहां वो आउटकम नेगेटिव हो गया वहां पर वो तीनों फाउंडर्स वर्क नहीं कर पाएंगे आपस में. हर फाउंडर को अपनी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज लानी चाहिए टू द टेबल और थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. बहुत बार ऐसा होगा आपका को फाउंडर सही नहीं होगा या आप सही नहीं होगे, बट एक बार आपको थोड़ा सा यू नीड टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक.
क्योंकि लड़ाई करके तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा आपका, उससे क्या फायदा। इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, घर पे भी ऐसा होता है ना कि घर वालों से, मम्मी पापा से लड़ाई होती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज से मम्मी पापा नहीं है। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट होना चाहिए कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेशनशिप आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप वो बिजनेस नहीं बना पाओगे, लड़ाई होगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, हमेशा होंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक 10 ईयर्स की जर्नी में जो भी सबसे बड़ा चेंज जो मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपने आप को स्टार्टअप बोलना बंद करना चाहते हैं, जो हमने आई थिंक लास्ट ईयर से बोलना बंद कर दिया है। हम स्टार्टअप नहीं कहते अपने आप को, एटलीस्ट विद आवर कस्टमर्स, क्योंकि हम अपने आप को बोलते हैं वी आर अ बिजनेस। उसका रीजन क्या है, जब आप अपने आप को स्टार्टअप बोलते हो ना, यू गिव योर सेल्फ द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि आप मिस्टेक्स कर सकते हो। आप बड़े एंटरप्राइजेस के साथ काम करोगे, यार हम तो स्टार्टअप है, हम गलती भी करेंगे तो हमें छोड़ देना, मतलब हम प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं। तो पहले तो उससे बाहर निकलो, स्टार्टअप नहीं हो। अगर आपको 10 साल हो गए, यू आर नॉट अ स्टार्टअप नाउ। आज भी बड़े जाइंट्स अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं, जबकि वो स्टार्टअप नहीं है। दे आर बिगर देन द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। स्टार्टअप में थोड़ा सा एक आपको मिल जाता है कि चल यार फ्री हैंड दे देते हैं, बट वो स्टार्टअप माइंडसेट हो गया। 10 साल में तो स्टार्टअप नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस की तरह इसको रन करना है। 10 ईयर्स में ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है। और आई थिंक मैंने आपको जैसे बोला, को फाउंडर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी इंडस्ट्री फॉलो करते रहो, नया नया क्या हो रहा है। यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द टाइम, कीप रीडिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप मीटिंग पीपल, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ये सब इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करते रहो। अगर आप पर्सनली अपने आप को ग्रो नहीं करोगे तो आप कभी भी कंपनी के लिए बड़ा नहीं सोच पाओगे। तो पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक यू स्टार्टेड विद पार्टनर्स, सो आपके हिसाब से if somebody wants to take a solo journey, तो डू यू थिंक दे विल बी लाइक सक्सेस रेट का अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ, लाइक इफ यू जॉइन हैंड्स इट इज बेटर और टेकिंग अ सोलो रूट? आई थिंक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जब तक उसमें लोग नहीं होते, राइट। यू कैन बी अ सोलो एंटरप्रेन्योर, यू कैन स्टार्ट, इवेंचुअली तो आपको लोग चाहिए ही ना। अब आप जब सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे लोग लाते हो, आप उनको कंपनी की इक्विटी देते हो, शेयर्स देते हो, आप इन उनको पार्टनर ही तो बना रहे हो, राइट। आप इन्वेस्टर लाते हो, इन्वेस्टर को इक्विटी दे रहे हो, आप उसको पार्टनर बना रहे हो। कोई अगेन इसमें कोई फिक्स्ड कुछ नहीं है, बट पॉइंट है कि अगर आपके पास शुरू में को फाउंडर्स होते हैं जो अपनी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज लेके आते हैं आपके लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं, हो सकता है मैं क्रिएटिव और ब्रांडिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को फाउंडर फाइनेंस और बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, एक को फाउंडर टेक में बहुत अच्छे हैं। तो तीनों का जब व्हेन 3 of them come together then you can create magic। हमारे केस में यही था रोडकास्ट के सक्सेस के पीछे वन ऑफ द प्राइम रीजंस की हम तीनों की बहुत स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, जिसमें इंटरसेक्शन बहुत मिनिमम इंटरसेक्शन है। मैं खुद एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव बैकग्राउंड से, विशाल जो मेरे को फाउंडर है वो फाइनेंस प्लस बिजनेस बैकग्राउंड से, और थर्ड अंशुल वो टेक बैकग्राउंड से। तो जो हमें 3 जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे ना, वो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स थे टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। ग्लोबल लेवल पे व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ रोडकास्ट का ऐप और रोडकास्ट सर्विसेज लोग यूज कर रहे हैं? तो अभी ग्लोबली जो हम मार्केट इंडिया में केटर कर रहे हैं, हम सेम मार्केट बाहर भी टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ की मार्केट की कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है, बट लार्जली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एक तरीके से ही काम करती है। और इंडिया तो अभी बहुत एडवांस्ड है लॉजिस्टिक्स में। इंडिया वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज है जहाँ पर आपके पास 10 मिनट में प्ले स्टेशन आप घर पे मंगवा सकते हो, या iPhone 16 ऑर्डर कर सकते हो ब्लिंकिट पे। बाहर ऐसी कंट्रीज में नहीं है। यूएस में अभी भी 1 से 1.5 घंटा लगता है कुछ भी ऑर्डर करके घर पे डिलीवर कराने के लिए, मिनिमम टाइम। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे डिलीवरी इन ई-कॉमर्स इन द यूएस। सो वो कंट्रीज अभी भी इस वाले जो इंडिया का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम है ना, इससे बहुत पीछे हैं। आई थिंक अभी सबसे ज्यादा एडवांसमेंट साउथ ईस्ट एशिया में हुई है, यूएई में, दुबई में ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटीज हैं। बट इंडिया इज अ डिफरेंट मार्केट। इंडिया भी इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे बहुत डिफरेंट है। जो हमारे बाहर के जो कस्टमर्स आते हैं वो इंडिया आके मतलब उनका तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसे, मतलब दे आर सरप्राइज्ड, दे आर नॉट सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड। इवन आई एम सरप्राइज्ड लिसनिंग टू इट। आई डिडंट नो कि इंडिया इज वे अहेड इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देयर इज अ रीजन आल्सो। सी अ कंट्री लाइक यूएस, वहां पर मैन पावर कॉस्ट इतना हाई है, यहाँ पर डिलीवरी बॉयज आप इजीली हायर कर सकते हो। आप सिटी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो, आज आपने 1 लाख डिलीवरी बॉय सिटीज में हायर करे हुए हैं, राइट। बाहर यूएस में मैन पावर इतनी एक्सपेंसिव है कि आप वो डिलीवरी बॉय का कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट और फिर वहां पर बाइक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूएस में तो गाड़ियां ही हैं सबके पास, तो इंडिया में बाइक्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप जब साउथ ईस्ट एशिया जाओगे, वहां पर ग्रैब ऐसी कंपनीज है, गोजेक, ग्रैब, दीज आर लार्ज प्लेयर्स, राइट। इन कंट्रीज का शुरू से इकोसिस्टम ऐसा बना है कि ये दे कैन सपोर्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, लास्ट माइल, जो जिस स्पेस में हम काम करते हैं। ग्लोबली आई थिंक हम अभी जो काम कर रहे हैं मेजरली हम लॉजिस्टिक्स कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं।
उनकी फ्लीट को स्मार्ट बनाने में, कि कैसे वो टेक्नोलॉजी से अपनी फ्लीट को एक जगह बैठे बैठे हर चीज देख सकते हैं। यही आप चाहते हो ना अपने बिजनेस में, कंप्लीट विजिबिलिटी, तो रोडकास्ट यही करता है। इनफैक्ट अब हमारी थोड़ी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बोला हम कंपनी में चेंजेस ला रहे हैं, हमारी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में अब जो व्हाट वी वांट टू बी नोन फॉर इज ट्रैकिंग व्हाट मैटर्स टू यू। दिस इज द टैगलाइन ऑफ रोडकास्ट। इट कुड बी एनीथिंग। नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी। आप कहते हो मेरे को एक कप ट्रैक करना है, इसको भी ट्रैक करके दे सकते हैं। ऐसी भी कुछ टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। इफ दिस मैटर्स टू यू, वी विल गिव यू अ सोल्यूशन टू ट्रैक दिस ऑल्सो। तो वी वांट टू बी नोन फॉर ट्रैकिंग, कि यार कुछ भी ट्रैक करना है तो रोडकास्ट के पास सोल्यूशन होगा। और लॉजिस्टिक्स में तो ट्रैकिंग ही सब कुछ है। आप खाना ऑर्डर करते हो, आप देखते रहते हो यार भूख लग रही है तो कितनी देर में आएगा, राइट? जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, आप देखते रहते हो अच्छा है 10 मिनट में पहुंच रहा है। तो वो जो एक माइंडसेट है ना, हमारा बेसिक पूरा जो बिजनेस है वो उस पर बना हुआ है कि लॉजिस्टिक्स में ट्रैकिंग देना, और फिर ट्रैकिंग के अराउंड बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन, विजिबिलिटी और बहुत सारे टूल्स हैं, बट कोर बिजनेस इज ट्रैकिंग ग्लोबली। रोडकास्ट का ऐसा क्या मोमेंट था जिसके बारे में आप बता सकते हो जो टर्निंग पॉइंट था? बहुत सारे हैं ऐसे। आई थिंक एक तो था कि हम बिजनेस बंद करने वाले थे बहुत शुरू में, क्योंकि सैलरी देने के पैसे नहीं थे। जैसे मैंने आपको बोला कि हम घर से पैसे नहीं लेंगे। कि फर्स्ट हायरिंग के बारे में बताओ, क्योंकि आप लोग 3 ठीक है फैमिली फ्रेंड्स थे, बट हाउ वाज योर फर्स्ट हायरिंग लाइक? हमारी फर्स्ट 3 हायरिंग्स थी ना, वो बहुत फनी थी। फर्स्ट हायरिंग तो ऐसी थी कि जिस फ्लोर पे हमने ऑफिस लिया, उसके साथ वाले फ्लोर पे एक लड़का था, वो अभी ग्रेजुएट करा था, तो उसका दोस्त आया हुआ था उससे मिलने समर्स में। तो खड़े हुए थे ऐसे शॉर्ट्स में, सीढ़ियों में ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, और हमने पूछा क्या प्लान है। वो कहते यार मेरे को डेवलपमेंट करनी है। उनको कुछ नहीं आता था। उनको बोला ठीक है यार कल से ऑफिस आ जाओ तो मैं 8,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे, कल से ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं आता था उनको, सब स्क्रैच से सिखाया, कोडिंग सिखाई। वो पहली हायरिंग थी हमारी। So you call that a good hiring? They stayed with us for a very long time and they are doing really well now in their life. But yeah, they were, I think for that time they were the best we could hire. वो हमारा बिजनेस उनके साथ भी कहीं ना कहीं तो ग्रो कराना। तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई बुरी हायरिंग होता है। आई थिंक वो बुरी हायरिंग भी कुछ ना कुछ लर्निंग देके जाता है कि यार ये नहीं करना नेक्स्ट टाइम। लाइक अ बैड रिलेशनशिप, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। सो वी हायर्ड दिस गाय एंड देन सेकंड हायरिंग हमारे को चाहिए था, आईफोन के लिए डेवलपर चाहिए था। अब आईफोन के लिए डेवलपर चाहिए तो हमें समझ नहीं आ रहा था, बट हमने कहा आईफोन के डेवलपर से पहले तो हमें मैकबुक चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि एप्पल की कोडिंग एप्पल के डिवाइस पे ही होती है। तो हमने OLX पे देखा, क्योंकि हम नया तो लेने के पैसे नहीं थे। OLX पे देखा, और रात को विशाल और अंशुल दोनों मेरे जो को फाउंडर्स हैं, वो रोहिणी या किसी कहीं मेट्रो स्टेशन पे ऑफिस के बाद मिले। तो बंदा आया, उसने कहा ये मेरा मैकबुक है, आप ले लो। चेक वेक करा, उससे पूछा वैसे आप काम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं एप्पल डेवलपर हूँ। उसको वही वापस करा, बोला कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तो हमने ऐसे भी हायरिंग करी है, एंड दिस गाय आल्सो वर्कड विद अस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years। फिर उसके बाद ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर उनकी सैलरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमारे पास 4-5 लोग और हमने हायर कर लिए, उन्हीं के कॉलेज के फ्रेंड्स और बच्चे, और आगे की हमें इंटर्नशिप करनी है। रोडकास्ट बहुत कुछ सिखाता है। छोटी सी टीम थी रेजिडेंशियल, एक छोटे से 3 BHK घर के अंदर, पर हम लर्निंग पे बहुत फोकस करते थे कि यार सिखाओ इनको। तो हमारे पास बच्चे आए, उनको सिस्टम्स देने, हमारे पास कंप्यूटर्स के पैसे नहीं है, और हमारे घर वाले कह रहे हमसे ले लो पैसे, तुम वो तो करो। हमने कहा नहीं, हम घर से नहीं लेंगे। वो क्लियर था कि इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेना, चाहे वो घर के लोग हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, पैसा अभी नहीं लेना, खुद से पहले कुछ करेंगे। जब लगेगा कि हाँ यार अब ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो हम इन्वेस्टर से पैसा लेंगे या घर वालों से लेंगे। फंडा क्लियर था। करेक्ट, शुरू से, मतलब कुछ नहीं भी होता था तब भी ऐसा फंडा था कि यार वी विल सर्वाइव। तो एक मेरे जो डैड के और जो विशाल जिस कंपनी में थे, वो इस कंपनी में दे वर डिस्कार्डिंग देयर ओल्ड कंप्यूटर्स। 60 सिस्टम थे उनके पास। तो हमने कहा हमें इसमें से 5 कंप्यूटर दे दो, और बहुत सस्ते में मिल रहे थे, 3-4 हज़ार रुपए में एक कंप्यूटर मिल रहा था। हमने कहा दे दो, हमारा तो काम हो जाएगा। वो कहते हैं हमारी कंपनी पॉलिसी है पूरे 60 खरीदने पड़ेंगे। हमने कहा 60 खरीद के हम क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि यार सिस्टम तो चाहिए 5 हमारे को, कहीं से कुछ जुगाड़ करा पैसों का, कुछ ना कुछ करके 60 के 60 सिस्टम उठा लिए हमने। ऑफिस लेके आए, और उस टाइम काम तो इतना था नहीं, 1-2 प्रोजेक्ट छोटे मोटे होते थे। मैं और मेरे को फाउंडर लग के 5 सिस्टम, सारी रैम वैम निकाल के 5 सिस्टम बहुत अच्छे बनाए जो हमारे लिए काम हो जाएंगे। बाकी पूरे 55 सिस्टम्स ठीक करके OLX पे डबल ट्रिपल प्राइस पे बेच दिए, और हमारी 2-3 महीने की सैलरी भी निकल गई उससे। क्या बात है। तो अब जब मेरे से कोई स्टार्टअप फाउंडर पूछता है ना कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ जो करना है करो। ये मत सोचो कि यार ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। शुरू में हमारे को जो पहला प्रोजेक्ट मिला था अपने कस्टमर से, इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट वी वर डूइंग आल्सो, बट हमने कहा कोई बात नहीं, अभी पैसा चाहिए, बिजनेस को सर्वाइव कराना है, लेट्स पिक अप दिस प्रोजेक्ट। हमने वो प्रोजेक्ट करा, वहां से एक और लीड मिल गई जो हमारे से रेलेवेंट थी। तो ये तो आज भी हमारी फिलॉसफी है। हम दिल्ली पुलिस के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 6-7 साल से काम कर रहे हैं।
उन्हीं के थ्रू हमारे को बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है जो शायद हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट वो रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से आज हम गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारा काम कर पाते हैं. तो आई थिंक वो ओपन माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा नहीं था. वेरी फ्रैंकली मेरे को फाउंडर विशाल का था, हम तीनों में से सिर्फ उनका ही था कि यार कुछ भी करो टू मेक द बिजनेस सर्वाइव. और आज भी हम उसका रिजल्ट देखते हैं. कुछ ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जो हम हाफ हार्टेडली, मैं लेता हूँ, वो लेते नहीं है, करना है, और उस डिसीजन की वजह से हम नेक्स्ट ईयर शायद 100% ग्रो कर जाते हैं. वो मेरे से बड़े भी हैं, 10-11 साल बड़े हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से आई हैव लर्नड कि यार मैं सही नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड तरीके से मैं भी सोचता हूँ. सो नाउ इवन आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग वेरी ओपन माइंडेड. तो लाइक आई सेड कि अपने को फाउंडर से आप सीखो. आपकी हीटेड डिस्कशन होगी, बहुत बारी आप लड़ोगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस है ना उनके पास जो आपके पास नहीं है, या कुछ तो ऐसा मेरे पास है जो उनके पास नहीं है. तो हम एक दूसरे से, तीनों से आपस में लर्निंग बहुत ओपन रखते हैं कि यार हम तीनों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. ऑसम. एक चीज जो आप विश करते हो कि आप ये स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़ने से पहले आप सीख लेते. मैं मतलब पर्सनली तो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री भी जाना चाहता था. आई वांटेड टू बी अ डीजे. तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू वर इन अ क्रिएटिव फील्ड कि दिस हेल्प्स ब्रॉडकास्ट इन सम और द अदर वे? डेफिनेटली. आई थिंक हमारी जितनी भी शुरू में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हमारे विजिटिंग कार्ड डिजाइन, सब कुछ मैंने खुद ही करा था. लोगो बनाना, जो आज आप लोगो देखते हो, आई डिजाइंड इट घर पे बैठे बैठे ऐसे. तो इनिशियली तो मार्केटिंग ब्रांडिंग में बहुत हेल्प हुई. जो टिल डेट हमने जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करी है वो मेरी एक्सपर्टीज से करी है. जो टेक बिल्ड करा है वो अंशुल की एक्सपर्टीज से करा है. जो बिजनेस और फाइनेंस सही करा है वो विशाल की एक्सपर्टीज से करा है. तो आई थिंक अगर मेरे से अभी पूछो, आई लव व्हाट आई डू. I don't think I would be doing anything else. There are days when I'm extremely stressed. I come back home and I have a headache because I'm stressed. Because कुछ होगा ऐसा ऑफिस में, कुछ चल रहा होगा जिससे स्ट्रेस हो रहा है. वो तो बट पार्ट ऑफ लाइफ है. वो स्ट्रेस से डील करना भी इम्पोर्टेंट है. How do you deal with it? प्राइमरीली जो मेरे लिए वर्क करता है वो है कि मेरे को वर्कआउट करना है. शाम को चाहे रनिंग जाना है, चाहे जिम जाना है, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, कुछ भी करना है, हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस. फिजिकल एक्टिविटी. हाँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं घर वालों से लड़ना स्टार्ट कर देता हूँ घर आके. आई गेट सो इरिटेटेड कि मेरे को कोई कुछ भी बोलता ना, आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड. बट दैट्स नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ. आपको ऑफिस का स्ट्रेस है, उसको ऑफिस में खत्म करके आओ ना. घर भी तो है आपका, आप वो काम कर रहे हो, वेरी गुड, यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट घर आके आपको वो यू कांट वेंट इट आउट. आई मेक इट अ पॉइंट कि वर्कआउट शाम को, रनिंग करना है, मेडिटेशन करनी है. वो सब जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टअप फाउंडर्स की लाइफ में वो मेडिटेशन और ऐसे बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, बट वो एक्चुअली इफेक्टिव है. 5 minutes of meditation just clears your mind and you're ready for the next day also. And I think take breaks. स्टार्टअप फाउंडर को ऐसा लगता है कि हम दिन में 16 घंटे काम करेंगे तो हम अच्छा करेंगे. ह्यूमनली आपके पास कैपेसिटी नहीं है 6 घंटे से ज्यादा काम करने की. अगर आप 16 घंटे कर रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो. ये मेरा पर्सनल थॉट है. मतलब आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो. जैसे भी पीछे किसी एक आईटी कंपनी के बहुत बड़े, उन्होंने बोला था कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था. मेरे को पर्सनली लगता है कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम तब होती है अगर आप ऑप्टिमम तरीके से काम करते हो. यूरोप में 4.5 days वर्किंग है, 4 days भी वर्किंग है कंट्रीज में. क्या उनकी प्रोडक्टिविटी गिर गई? नहीं. तो आई थिंक 6 घंटे से ज्यादा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है फोकस करके काम करना, बट आप उस 6 घंटे में फुल फोकस से काम करो, वो इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए. और फॉर मी वन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि मैं अपने लिए कॉन्शियसली एफर्ट करता हूँ कि मैं दिन में एक अच्छा डिसीजन लूँ. सिर्फ एक. अगर मैं वो कर पा रहा हूँ ना, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे मेरे स्टार्टअप के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा डिसीजन अगर मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं कुछ तो प्रोग्रेस कर ही रहा हूँ. Every day, just one, and that is all you need. Maybe 1 in 2 days also is okay. But make it a point कि यार अच्छा डिसीजन एक तो लेना है पूरे दिन में. कुछ भी हो सकता है. Could be for a team member, could be in the way you work, कि कुछ भी हो सकता है वो. बट स्ट्रेस से डील करने का मेन तरीका ये है कि बस काम को थोड़ा शट ऑफ कर दो. वो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. आप सोते हो, आपको रात को सपने भी कभी कभी आते हैं कि सुबह उठ के ये करना है, ऐसा है, बट अपने आप को शट ऑफ करना इंपॉर्टेंट है. इट इज गुड टू बी पैशनेट, but it is not good to be paranoid. If you're paranoid, then you will lose it someday. And you will break down. You will get into depression and all those things. So ये self awareness होना बहुत important है. अगर लगता है कि आप अपने लिए नहीं कर पा रहे, go speak to a counselor. तो हम तो I think हम ज़्यादा खुश तब थे जब हमारे पास फंडिंग और पैसा नहीं होता था. हम तब फुल enjoy करते थे क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. जैसे जैसे फंडिंग आई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, पैसे से you start becoming more and more stressed, you know. I think just take a break and just shut off yourself. Go on vacations whenever you get time. Travel. Do what you love doing. If you love making something, some creative side, do that. Don't leave that. That is the most important thing.
एंड यू ऑल्सो मेंशन कि जब आपने दिल्ली पुलिस के साथ काम किया तो ऐसे क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव्स जो है आप रोडकास्ट में बहुत हेल्प किए हैं? अभी जनरली इंडिया ग्लोबल स्केल पे नोन हो रहा है टेक के लिए. पहले होता था जब हम शुरू में, जब हमने भी ये नोटिस करा है डिफरेंस, हम जब 10 साल पहले कहीं ट्रैवल करते थे इंडिया के बाहर, तो हमें ऐसे देखा था इंडिया से, मतलब ये तो कुछ सस्ता कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होंगे. एक वो माइंडसेट होता था कि इंडिया से है तो टेक तो इनसे बात मत करो, है ना, ये तो कुछ सस्ता चिपका के जाएंगे प्रोडक्ट. बट अब आप जब ट्रैवल करते हो ना, कोई भी कंट्री में आप जाओ एंड यू स्पीक टू एंटरप्राइजेस, वो आपको ऐसे बोलता है अच्छा इंडिया से है, आईटी इंडिया से है. इंडिया की आईटी अब एक्चुअली बहुत ग्लोबली बहुत वेल नोन है. मतलब पीपल ट्रस्ट इंडिया विद देयर आईटी रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट इज नॉट इवन अ फैक्टर. मतलब कॉस्ट नहीं है, उनको पता है कि जो बना के देंगे प्रोडक्ट अच्छा होगा. आप देखो जो ऑल कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, दे आर डूइंग सुपर वेल, यू नो. एंड आईटी इंडिया से जा रहा है. हमारा आधार का सिस्टम, इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड आउटसाइड इन अदर कंट्रीज. हमारा यूपीआई सिस्टम्स हैं, इंडिया इज हेल्पिंग अदर कंट्रीज बिल्ड यूपीआई. हमारी मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो हम बाहर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में. तो टेक के पर्सपेक्टिव से इंडिया को बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया को ग्लोबली उस स्केल पे लाके खड़ा करा है. अब हम G20 जैसी चीजें होस्ट करते हैं, राइट? तो ये पॉलिसीज चेंजेस की वजह से ही है. जब वो बाहर के डेलीगेट्स आते हैं, वाइल हमारी कंट्री में फंडामेंटल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, बट हर कंट्री में ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम है. हमारी कंट्री की अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट एटलीस्ट ये एक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में अभी इस टाइम पे लीड कर रहा है ग्लोबली, ग्लोबल स्केल पे. So everybody wants to get into the quick commerce industry. So how is that an opportunity for Roadcast कि ओके ठीक है सबको इसमें आना है तो 10 मिनट में डिलीवरी करनी, एक वॉर चल रहा है, तो हाउ इट इज हेल्पिंग यू? सो आई थिंक लार्जली तो जो ये 10-minute डिलीवरी का जो पूरा इकोसिस्टम है, दिस हैज चेंज्ड द वे पीपल वर्क. हम पहले अमेजोन से ऑर्डर करते थे, हम सरप्राइज होते थे कि प्राइम पे अगले दिन में आ जाएगा, हम खुश होते थे ना. अब वही सेम चीज आपको 10 मिनट में मिल जाती है. ब्लिंकिट पे तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ मिलता है आपको. तो ब्लिंकिट वांट्स टू बिकम अमेजोन इन 10 minutes and now Amazon wants to become Blinkit because Blinkit has everything. But the problem is now Amazon has set up their business in such a way कि उनके लिए वो उस मॉडल पे आना बहुत डिफिकल्ट है. छोटे डार्क स्टोर्स खोलना. Amazon बड़े वेयर हाउसेज ऑपरेट करता है. Blinkit हर कॉलोनी में एक छोटा डार्क स्टोर होगा और वहां से लोकली फुलफिलमेंट करते हैं. प्लस उनके पास पूरा डेटा है कि किस एरिया में क्या सेल होगा, इवन गैजेट्स. तो आई थिंक बेनिफिट तो हमें है ही, क्योंकि ये इकोसिस्टम जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतनी अपॉर्चुनिटी खुलती है टू वर्क विद सच कंपनीज. सो करेंटली वी आर वर्किंग विद सम ऑफ दीज कंपनीज ऑल्सो. वी गिव देम टेक्नोलॉजी समवेयर और द अदर, नॉट देयर मेन प्रोडक्ट, बट कुछ ना कुछ उनको हम टेक देते हैं. ऑल्सो रोडकास्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी कैसे है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इस स्पेस में आना चाहते हैं कि 10 मिनट डिलीवरी करनी है. उनके पास टेक नहीं है, हम वो टेक उनको एज अ वाइट लेबल सोल्यूशन देते हैं कि आप टेक हमसे ले लो, आपको टेक बिल्ड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉस्ट नहीं लगाना, आप हमसे टेक लो, हम आपको टेक में सपोर्ट करेंगे, आप बिजनेस स्केल अप करो. बट प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट की कि इसमें 10 मिनट डिलीवरी स्पेस में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है. सिर्फ बहुत लार्ज जाइंट्स हैं जो सर्वाइव करेंगे. आप देखोगे कितनी कंपनीज आई, कितनी बंद हो गई. अब अल्टीमेटली मार्केट कंसोलिडेट होगा. अगर कोई एक सिटी में कोई लार्ज प्लेयर होगा ना, तो उसको कोई ना कोई अक्वायर कर लेगा, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे कोई भी हो, अक्वायर कर लेगा. इस स्पेस में सब आना चाहते हैं. और लार्जली अगर इफ द क्वेश्चन इज कि रोडकास्ट को कैसे बेनिफिट है, हमें है बेनिफिट, क्योंकि जितना ये इकोसिस्टम एक्सपैंड होगा उतनी हमारी टेक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों को अपनी शिपमेंट सिक्योर करनी पड़ेगी. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. वी वर्क विद सम ई-कॉमर्स प्लेयर्स जो ऑनलाइन ज्वेलरी और ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अमेजोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? जब वो प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ सिटीज में रिस्क है कि गाड़ी को रोक लिया जाएगा, ज्वेलरी ले ली जाएगी या इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लिए जाएंगे. उन प्रोडक्ट्स के लिए यू नीड टू हैव सम सेफ्टी टेक्नोलॉजी. वो सेफ्टी टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रैक भी करो और अपने कार्गो को सेफ भी रखो. अगर कोई खोलेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि किसी ने आपका कार्गो खोला है. तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. तो वी इंश्योर कि सेफ भी रहे और आप लोकेशन भी देखते रहो रियल टाइम में. तो हमारे को तो फायदा है ही. द मोर दिस इंडस्ट्री एक्सपैंड्स, for us it will become a bigger market. Okay. And if we talk about the Y Combinator, how is it helping the startup ecosystem? If somebody wants to say our own podcast, if we want to take it to the Silicon Valley where they are, so how do you think it is helping the startup ecosystem? Okay. First, why do you want to take it to the Silicon Valley? I mean, there are a lot of giants which are sitting there and I want to cover their journeys. See, the point is,
a lot of people tell us also कि US market जाओ, ये करो, वो करो, right? The fact today is that India is the biggest market for anything. क्या हमने इंडिया में पूरा पोटेंशियल कर लिया है? हम भी अभी इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अगले 2 साल का रेवेन्यू टारगेट है वो हम इंडिया से इजीली कर सकते हैं. हमारे इन्वेस्टर्स खुद ये बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, इंडिया में पहले फोकस करो, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी वॉल्यूम वाली मार्केट है. दिस मार्केट इज इनसेन. मतलब जो आप ग्रोथ इंडिया में कर सकते हो, बाहर तो आपको भी टच करने की जरूरत भी नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आपने वाई कॉम्बिनेटर मेंशन करा. वाई कॉम्बिनेटर इज एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप, राइट? बहुत सारी कंपनीज उसमें फंड डालती हैं, बहुत सारे HNIs हैं, बहुत सारी चीजें हैं. मेजरली सिलिकॉन वैली बेस्ड है. जेप्टो ऑल्सो वॉज फंडेड बाय वाई कॉम्बिनेटर. My younger brother works in a company in San Francisco which is funded by Y Combinator. तो Y Combinator का ऐसा है कि उनके स्टार्टअप्स कुछ होते हैं जो थोड़े they invest in spaces which are upcoming. Of course, they are helping the startup ecosystem grow because they're investing in new technologies. Yeah, but majorly I think their focus is still in the US market. Zepto भी पहले initially US में ही, it was founded in the US. The two kids, Adil and the other co-founder, they are from the US. They were studying over there, then they happened to meet Y Combinator and they got funded and everything. Okay. And if we talk about AI, like when you started in 2015 and now in each field we see, be it medical, be it content, anything, AI का role बहुत बड़ा हो चुका है. So how do you think कि Roadcast में कैसे integrate हुआ है AI, and if you can share some light on that? Okay. प्राइमरीली पहले तो AI अभी इसलिए इतना स्प्रेड हो रहा है क्योंकि लोगों को मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए हर चीज में. आपको रिसर्च पे टाइम वेस्ट नहीं करना. करेक्ट. जैसे हम अभी देखते हैं सबसे ज्यादा भी जो यूज होता है वो जेनरेटिव AI यूज होता है, जिसमें आप इमेजेस जनरेट करते हो, टेक्स्ट जनरेट कर लेते हो, कुछ रिसर्च पेपर जनरेट कर लेते हो. जेनरेटिव AI जो सबसे ज्यादा है अभी मोस्ट वाइड स्प्रेड. ChatGPT इज जेनरेटिव AI. सो वी डोंट यूज जेनरेटिव AI. हमारे लिए जेनरेटिव AI का भी एज सच यूज नहीं है. हमारे लिए AI डेटा एनालिसिस के लिए यूजफुल है. जैसे कि मेरे पास अभी बहुत सारी फ्लीट्स का डेटा है, राइट? बट मेरा जो कस्टमर है वो जानना चाहता है कि इस डेटा के बेसिस पे मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है. तो उनको अभी करंट सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा? मैनुअली सब डेटा डाउनलोड करेंगे, उस पर कुछ लॉजिक लगाएंगे, या कोई डेटा एनालिस्ट हायर करेंगे, या किसी बिग 4 के पास जाएंगे एज अ कंसल्टेंट टू वर्क ऑन दैट डेटा. बट with AI you don't need to do all of that. You just get the data, you put it into an AI tool अपने आप सब एनालिसिस करके आपको दे देगा. तो इट इज बेसिकली रिप्लेसिंग द ह्यूमन एफर्ट. कि यार वो आपको एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, मे बी एक्यूरेट होगा, मे बी नहीं होगा. बट अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पर AI रिप्लेस नहीं कर सकता. जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट. आज भी अगर हम अपने कस्टमर से नहीं मिले, हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते. AI कैन नॉट रिप्लेस दैट, राइट? देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर ऑब्वियसली AI नेसेसिटी है. जैसे कंटेंट राइटिंग है, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, बट क्या आप बहुत क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग कर सकते हो AI से? नहीं कर सकते. उसके पीछे कोई क्रिएटिव बंदे को बिठाना पड़ेगा टू गिव द राइट इनपुट्स एंड जनरेट द क्रिएटिव आउटपुट. सो वाइल AI इज प्रोग्रेसिंग, आई डोंट नो कि नेक्स्ट 5 साल में क्या होगा. NVIDIA ने अपना रोबोट लॉन्च करा नया, जो फुल्ली अवेयर रोबोट है, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग. बट आई फील कि अभी भी both things need to go side by side, like manual plus AI, automation plus AI need to go side by side. हम अभी ऐसे यूज करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं, to give outputs analysis to our customers so that they don't need to employ somebody to do that, like and they do it in lesser amount of time. Each में that Ghibli images everybody was uploading, and they are saying कि नहीं, this is not the right way. You're uploading your picture, you're sharing your details, you're sharing, and अभी if we see कि हाँ हमें अपना phone use करना है, we are using our facial recognition, and that's how you can open your phone and you can so it can, like anything can happen through that. तो what do you think कि overpower कर सकता है AI आगे चलकर? लोग एक्चुअली वो आई थिंक टर्मिनेटर और मूवी से ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं. बट अगर आप रियलिस्टिकली देखो, आप अपना डेटा पिछले 10, 15, 20 साल से अपलोड कर रहे हो. सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका डेटा है, आपकी इमेजेस हैं, सब कुछ है, और उस पर इमेज रिकग्निशन रन होती है. बाय द वे, आप Amazon पे शॉपिंग करते हो, आपकी सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, सब कुछ है. उनको पता है कि आप क्या खरीदना चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहोगे फ्यूचर में, बेस्ड ऑन योर शॉपिंग पैटर्न्स. तो ये अभी AI को लेके लोग एकदम से ऐसे पैरानॉइड हो रहे हैं, बट हम अपना डेटा बहुत टाइम से अपलोड कर रहे हैं. अगर आप बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ CCTV लगा है, आपकी इमेज और वीडियो कैप्चर हो रहा है, उस पर एक एनालिटिक्स टूल रन करना कितना डिफिकल्ट है आपका डेटा निकालने के लिए.
बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है कि उनके पास सीसीटीवी कैमराज में ही फेशियल रिकग्निशन है टू फाइंड सस्पेक्ट्स और एनी क्रिमिनल्स, राइट. हमने भी दिल्ली पुलिस के साथ एक प्रोजेक्ट किया था कि हमने उनके कैमरास के अंदर एआई इम्प्लीमेंट करा था, जिससे कोई भी क्रिमिनल या कोई ऐसा सस्पेक्ट दिखेगा किसी क्राउडेड एरिया में तो वो डिटेक्ट हो जाएगा. अराउंड जनवरी वी डिड सम प्रोजेक्ट विद देम. तो पॉइंट ये है कि एआई इज इनएविटेबल. ठीक है, टेक तो प्रोग्रेस करेगी ना. अब टेक्नोलॉजी, आपको चाहिए कि आप हाथ ऐसे पीछे लेके बैठो, गाड़ी चलती रहे. आपको ड्राइवरलेस कार भी चाहिए, तो कैसे होगा? एआई से ही होगा ना. आपको कन्वीनियंस भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए. मेरे घर वाले भी, आई थिंक माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी डिबेट्स, क्योंकि आई एम द ओनली वन इन टेक इन माय फ्रेंड सर्कल. बाकी सब बिग 4 वाले वैसे वाले हैं. तो वो मेरे से क्वेश्चन ही पूछते हैं कि तुम टेक बना के पूरी दुनिया खत्म कर दोगे, ये कर दोगे. मैंने कहा एक बात बताओ, तुम सैटरडे को एक कुछ भी तुम्हें ऑर्डर करना होता है, लाइक फॉर इवन अ पैक ऑफ सिगरेट्स, यू डोंट गो आउट टू द मार्केट, यू ऑर्डर इट ऑन योर फोन. स्टॉप डूइंग दिस. So my debate is very simple, that you are dependent on technology and you want technology to make your life easier, but then you fear कि नहीं, ये तो मेरी जिंदगी खराब कर देगा. ऐसे थोड़ा ना होता है. आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो कन्वीनियंस के लिए. ऑनलाइन ओटीटी पे कंटेंट स्ट्रीम करते हो, दे आर ट्रैकिंग योर बिहेवियर. आप क्या देखना चाहते हो, आपको रिकमेंडेशंस कैसे आती हैं, बेस्ड ऑन व्हाट यू वॉच, राइट. सो ये जो है कि एआई दुनिया खत्म कर देगा, ये तो दिस इज ऑलवेज अ फियर इन ह्यूमंस की. जब जैसे 70s में वो सुइंग मशीन आ गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, तब ओवरनाइट मैनुअल फैक्ट्रीज हैड क्लोज डाउन दैट वर मेकिंग फैब्रिक्स, राइट. तो लोगों को फियर था ये तो यार अब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, अब तो सब मशीन से होगा. क्या आज के टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन पावर नहीं है ना? बट उस मैन पावर का यूज चेंज हो गया है. फ्यूचर में एआई की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी. एआई के इंजीनियर्स की जॉब्स खुलेंगी. जो रिडंडेंट काम है वो शायद कम हो जाएंगे, बट अपॉर्चुनिटी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ एआई पे होगा. कुछ ना कुछ तो नया होगा. एआई बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए आपको. इनोवेशन के लिए तो लोग चाहिए ना. एआई अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. तो टर्मिनेटर से जो लोग इंस्पायर होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि इट्स जस्ट अ मूवी, डोंट गेट कैरिड अवे. To conclude this conversation, what is one mantra and the main ingredient which can make any startup a successful one? I think what I mentioned earlier also, सबसे important है discipline. अगर आप disciplined हो और आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, इसको मैं बंद नहीं होने दूंगा, there is no plan B, तो वो सबसे important है. अगर आप disciplined हो और आपको पता है आपका कोई बैकअप नहीं है, यही है, इसी को करना है, आप कोई ना कोई वे ढूंढ लोगे उसको करने के लिए. ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास. कोई ना कोई ऑप्शन हमेशा होता है. जब वो मैंने आपको बताया कि हमारी फंडिंग नहीं हुई, तो एक चीज है कि यार हमारी फंडिंग नहीं हुई, हमारा तो बिजनेस बेकार है, बंद करो. या ये सोचो कि यार फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा करते हैं कि हम फंड करें स्टार्टअप्स को. और हम अब करते हैं. नाउ वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी स्मॉल मनी इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. तो हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, तो समझ आया यार हम क्यों नहीं फंड कर सकते. बहुत फनी स्टोरी है. लास्ट 4-5 months बैक, हम बहुत मस्ती करते हैं वैसे तो, हम उल्टी सीधी बातें भी बहुत सारी करते हैं, तो हम ऐसे फाउंडर्स हैं. बट अभी 6-7 months बैक वी रजिस्टर्ड कुछ शार्क टैंक में, आई थिंक कुछ बात हुई है एंड कुछ रजिस्ट्रेशन हुई, तो मेरे को आया कि आपके पिच, आप सेलेक्ट हो गए हो. तो मैं अपने को फाउंडर के पास गया, मैंने कहा हमें शार्क टैंक से कॉल आया है. मैं कह रहा है अभी तो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मैंने कहा एज अ शार्क नहीं बुला रहे, एज अ कंपनी बुला रहे कि आपको जाके वहाँ पिच करना है. तो ऐसे कुछ, मतलब बहुत माइंडसेट इतना बड़ा रखो कि यार कुछ बड़ा करना है, ऐसा वाला. Beautiful. And who's your role model in the startup ecosystem? रोल मॉडल मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग ओवर द टॉप ऑफ माई हेड, एज सच कोई नहीं है. बट या आई डू फॉलो अ लॉट ऑफ फाउंडर्स लाइक इलॉन मस्क. पीपल से कि वो पागल है, सिर फिरा है, कुछ है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो सही करता है इन सर्टन एस्पेक्ट्स, यू नो, लाइक थिंकिंग 10 years ahead. किसी ने नहीं सोचा था कि हम टेस्ला जैसी ड्राइवरलेस कार बनाएंगे. ही वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट. प्राइवेट कंपनी गोइंग इनटू स्पेस, नोबडी थॉट अबाउट इट, ही डिड इट. सो ही ऑलवेज चैलेंजेस पीपल्स थिंकिंग कि अभी पॉसिबल नहीं है, वो कहता है अभी पॉसिबल है. मतलब ये मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि वो ऐसे कहता है कि टीम को बोलता है कि बनाओ 10 साल में तुम क्या करना चाहते हो. टीम 10 साल का पूरा प्लान बनाती है, कहता है हमें 1 साल में करना है. तो वो जो एक आई थिंक माइंडसेट, वो बहुत अच्छी चीज है जो हम अब धीरे धीरे व्हेन आई एम रीडिंग दीज थिंग्स नाउ आई टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ. जो मैंने आपको बताया, अब मैं ये चीजें पढ़ता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि यार हमें भी ऐसे सोचना चाहिए. हम कब तक ये भाग दौड़ वाला बिजनेस करेंगे, डेली खड्डा खोदो, डेली पानी पियो, तो नहीं चलेगा. कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म कुछ सोचना पड़ेगा कि पैसिवली आपका बिजनेस ग्रो करे. जब आप सो रहे हो तभी आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है. मैं नहीं भी हूँ कंपनी में तो बिजनेस ग्रो कर रहा है.
तो अब थोड़ा सा वो आई थिंक हमारा ट्रांजिशन उस डायरेक्शन में हो रहा है. So thank you so much, Rahul, for sharing your insights with us. And I think it was wonderful listening to you. मैंने personally बहुत कुछ सीखा है आपसे and बहुत मज़ा आया. I think जो भी मैंने prepare किया था एक कुछ उसका काम नहीं आया वो फ्लो में. आई थिंक हाउ यू शेयर्ड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स, इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ व्यूअर्स एंड आवर ऑडियंस. So thank you so much for being on Journey of Giants and sharing your journey, sharing your story with us. Thank you so much for having me. Thank you. Grateful for your time. Yeah, thank you. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग गेस्ट अपने चैनल पर ला सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे. और अगर इस वीडियो का आप ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें.